तो तटस्थ का मतलब होता है कि जैसे कि किसी को निष्पक्ष पूरे तरीके से सुनना है और आपको निष्पक्ष फैसला लेना है, ना कि पेशेंट जो चाहे वो करना है, बल्कि पेशेंट की भलाई जिसमें हो उस तरीके से आपको निष्पक्ष फैसला लेना है। तो धैर्य का मतलब ये होता है, निष्पक्षता का मतलब ये होता है जिसको ऑब्जेक्टिविटी कहते हैं। और पेशेंस का मतलब क्या होता है कि ग्राहकों को सुनने और उनकी समस्याओं को समझने के लिए समय देने की क्षमता। जैसे कि अब ग्राहक कोई अपनी समस्या को बता रहा है, अब आपको लग रहा था कि हाँ उसकी समस्या 10 मिनट में सुनी जा सकती है, अब वो ले रहा है 20 मिनट, फिर आप क्या करें कि ऊबने लगेंगी, उसकी समस्याओं को नहीं समझेंगी, इधर उधर देखने लगेंगी, कुछ मोबाइल चलाने लगेंगी। तो ऐसा नहीं करना है, आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए। एक परामर्शदाता की यही भूमिका होती है कि उसके अंदर भी पेशेंस होना चाहिए कि किसी की भी समस्याओं को अच्छे तरीके से वो सुन सके। नेक्स्ट है कि संवेदनशीलता क्या होती है, सेंसिटिविटी जिसको कहते हैं। तो ग्राहकों की भावनाओं और ज़रूरतों के प्रति संवेदनशील होने की क्षमता। अब जैसे कि ग्राहक जो है, जो पेशेंट है, उसको क्या चीज़ की नीड है, क्या चीज़ की ज़रूरत है, उसके प्रति संवेदनशील होना चाहिए। जैसे कि उसको ब्लैंकेट की मान लो ज़रूरत है, फॉर एग्जाम्पल वो बता रहा है कि हाँ हम रात में नहीं सो पाते, ब्लैंकेट की ज़रूरत है, आपके हॉस्पिटल में आया है। तो अब आप क्या करिए, अरे बिना ब्लैंकेट के भी रह सकते हो, इतना नहीं है, इतनी ठंडी नहीं है। तो इस तरीके से नहीं करना है, उनको उनकी क्या ज़रूरतें हैं उसको समझना है। पेशेवर की विशेषता, पेशेवर की विशेषता क्या होता है कि नॉलेज। तो नॉलेज परामर्श के क्षेत्र में व्यापक ज्ञान और समझ होनी चाहिए। आप जिस तरीके से जिस चीज़ के बारे में आप नॉलेज देने गए हैं, जिस लिए आप परामर्श दे रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एड्स की बीमारी के लिए कोई पेशेंट है, उसको एड्स हुआ है, तो उसके लिए आप उसको एक काउंसलर की तरह, आप एक काउंसलर हैं और उसको परामर्श देने के लिए गए हैं, पता चले आपको उस विषय में खुद ही नॉलेज नहीं है, आधी अधूरी जानकारी है, तो ऐसा नहीं है। तो अगर आप एक परामर्शदाता हैं तो उसके लिए आपको बहुत अच्छी तरीके से नॉलेज होने की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है कि स्किल, आपके अंदर कौशल भी होना चाहिए, संचार कौशल, जैसे कि आप अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर सकें। अब आपकी जो भाषाएं हैं, जो आप भाषा बोल रहे हैं, वही नहीं क्लियर है कि आप बोल क्या रहे हैं, या तो आप बोल रहे हैं तो काफ़ी जल्दी जल्दी बोल रहे हैं, तो उस जो व्यक्ति है उसको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तो ऐसा होता है कि काउंसलर की जो विशेषता होती है उसके अंदर एक कौशल भी होना ज़रूरी होता है, जैसे कि संचार कौशल। और जो समस्या है, अगर वो कोई अपनी समस्या बता रहा है तो आपके अंदर इतनी स्किल होनी चाहिए कि उसका समाधान आप कर सकें। नेक्स्ट है कि एक्सपीरियंस, तो परामर्श के क्षेत्र में पर्याप्त अनुभव होना चाहिए। देखिए आपके पास जितनी भी नॉलेज है, नॉलेज कम पड़ जाती है अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो एक्सपीरियंस की भी ज़रूरत होती है इसमें। निरंतर शिक्षा क्या होता है, कॉन्टीन्यूअस एजुकेशन, तो परामर्श के क्षेत्र में नवीनतम विकास और अनुसंधान के बारे में जागरूक रहने के लिए निरंतर शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। अब जैसे कि ऐसा है कि कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे काउंसलर होते हैं जिनको वो पुरानी धारणाओं पे चलते रहते हैं, मतलब जो पुरानी जानकारी है उसी पुरानी जानकारी में वो काफ़ी निपुण होते हैं, वो लेकिन पुरानी जानकारी उनके पास रहती है। और जो नवीनतम जानकारियाँ होती है, जैसे कि मोबाइल से किस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि मान लो इसको एड्स हुआ है तो आजकल काफ़ी सारी ऐसे ऐप चल गए हैं जिसमें अपने बारे में बताओ, तो उसमें भी काफ़ी अच्छी अच्छी तरीके से दवाएं ये सब जो मिलती हैं। और संजीवनी जैसे ऐप हो गया, तो उसमें दवा भी मिल जाती है, थोड़ी सस्ती भी मिल जाती है। तो इस तरीके से क्या होता है कि जो इतनी भी नवीनतम जो औद्योगिक विकास हो रहे हैं उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, जिसके बारे में आप जो भी पेशेंट है उसको अच्छे तरीके से क्या कर सकें, शिक्षा दे सकें। नेक्स्ट है कि पेशेवर संगठनों की सदस्यता। अब इसका मतलब क्या होता है कि मेंबरशिप इन प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन। जस्ट वन सेकेंड। तो परामर्श के पेशेवर संगठनों की सदस्यता मतलब परामर्श के जो पेशेवर होते हैं उनको भी संगठन की सदस्यता लेनी चाहिए। संचार विशेषताएं क्या होती हैं कि स्पष्ट और संक्षिप्त संचार होना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है कि जो पेशेंट होते हैं उनके साथ जो आप उनको परामर्श दें, जो कम्युनिकेट करें, तो वो बिल्कुल आपकी जो वॉइस होती है या फिर आपकी जो बोलने का तरीका हो वो बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए और संक्षिप्त रूप में संवाद करने की कोशिश करनी चाहिए। मतलब संक्षिप्त का मतलब छोटे में। सक्रिय सुनवाई क्या होती है, एक्टिव लिसनिंग, तो ग्राहकों को सुनने और उनकी समस्याओं को समझने के लिए सक्रिय सुनवाई की मतलब जैसे कि अगर कोई बता रहा है, कोई अपनी बात को बता रहा है, तो आपको अच्छे तरीके से एक्टिव होकर सुनना है।
तो एक्टिव सुनवाई का मतलब यही होता है कि आपको उनकी बातों को अच्छे तरीके से सुनना है, ना कि मोबाइल चलाना या फिर इग्नोर करना है। सहानुभूति संचार, तो इसमें क्या होता है कि ग्राहकों के साथ सहानुभूति और समर्थन कारी संचार करना चाहिए। मतलब सहानुभूति दिखानी चाहिए, ये नहीं कि वो कुछ अपना बता रहे हैं तो आप उनके प्रति सहानुभूति, अरे इतना तो होता है, इतना तो थोड़ा मैनेज करना चाहिए, इतना तो चलता है, तो इस तरीके से ना वर्ड यूज़ करके बल्कि उनके प्रति सहानुभूति दिखानी चाहिए। ये दिखाना चाहिए कि मतलब आपको ये समझना चाहिए कि ये उनकी प्रॉब्लम नहीं है, ये मेरी प्रॉब्लम है। तो इस तरीके से जब आप देखेंगे तो जाहिर सी बात है कि आप अच्छी काउंसलिंग कर लेंगे। ठीक। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपकेंद्र पर संदेश प्रदर्शित करने पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन डिस्प्ले ऑफ मैसेज एट सब सेंटर। तो इसके बारे में हम जान लेते हैं कि उपकेंद्र पर प्रदर्शित करने वाले आवश्यक संदेश, इम्पॉर्टेंट मैसेज टू बी डिस्प्लेड एट द सब सेंटर। तो सबसे पहला क्या होता है कि प्रबंधन से संबंधित संदेश। अब प्रबंधन से संबंधित कौन कौन से संदेश होते हैं, तो उपकेंद्र का मुख्य जो नाम मुख्य द्वार पर स्थानीय भाषा में मोटे अक्षरों में पेंट से लिखा होना चाहिए। तो जो सब सेंटर होता है कि जिससे कि लोगों को दूर से ही पता चल जाए कि हाँ ये जो एरिया है ये सब सेंटर का है। तो इस वजह से क्या होता है कि जो मुख्य द्वार होता है वहाँ पे सब सेंटर लिखना आवश्यक होता है। नेक्स्ट है कि उपकेंद्र की समय सारणी, मतलब टाइमिंग कितने बजे से कितने बजे तक स्टार्ट रहता है वो भी लिखा होना चाहिए वहाँ पे, जिससे कि जितने भी पेशेंट हैं उनको किसी भी तरीके से अगर वो पहली बार आ रहे हैं तो प्रॉब्लम ना हो, उनको टाइमिंग पता हो। नेक्स्ट है कि उपकेंद्र पर कार्यरत जो स्टाफ का नाम है और मोबाइल नंबर है, वहाँ पे जो स्टाफ वर्क करती हैं उनका नाम और मोबाइल नंबर वहाँ लिखा होना चाहिए, जिससे कि कोई भी पेशेंट हो अगर आपकी गैर मौजूदगी में वो आपसे कॉन्टैक्ट कर सके। नेक्स्ट है कि उपकेंद्र द्वारा दी जाने वाली सेवाओं का विवरण, मतलब यहाँ पे कितनी सेवाएं, एक सब सेंटर पे कौन कौन सी सेवाएं उपलब्ध हैं उनके बारे में भी विवरण लिखना चाहिए, जिससे कि अगर उससे रिलेटेड जो कोई पेशेंट है अगर उससे रिलेटेड उसका नहीं है बीमारी तो वो दूसरी जगह जा सके, ना कि सब सेंटर पे आपके भरोसे बैठा रहे। कार्यकर्ता का भ्रमण कार्यक्रम, मतलब कि आप किस दिन कब होम विजिट पे जाती हैं ये भी लिखा होना चाहिए। इसके लिखने का क्या फ़ायदा होता है कि जितने भी लोग होते हैं उनको पता चल जाता है कि आप इस दिन होम विजिट पे आती हैं और वो घर पे उपस्थित रहते हैं अपनी समस्याओं को बताने के लिए। पता चला आप घर पे गई होम विजिट करने और गांव में कोई है ही नहीं या फिर कुछ ऐसा कुछ है जो कि फैमिली वाले नहीं हैं, तो वो अपना समझ के रखेंगे कि हाँ इस दिन होम विजिट होता है, तो वो अपना जो कार्यक्रम रहेगा वो नेक्स्ट डे कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि शिकायत पेटी पुस्तिका जिस पर शिकायत निवारण अधिकारी का नाम, पता व टेलीफोन नंबर अंकित हो। तो शिकायत पेटी भी वहाँ रखनी चाहिए। अगर किसी भी ग्रामीण को, किसी भी पेशेंट को किसी भी प्रकार की दिक्कत हुई है तो वो शिकायत पेटी में जब डालेगा तो आपको इससे पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ पे कौन कौन सी लोगों को प्रॉब्लम हो रही हैं। नेक्स्ट है कि जो नागरिक के अधिकार पत्र होते हैं उनके बारे में क्या उद्देश्य होता है, उसके बारे में जो नागरिक अधिकार पत्र होता है उसको भी यहाँ पे लगाना चाहिए और उसका उद्देश्य क्या होता है। तो जो नागरिक अधिकार पत्र होता है उसका उद्देश्य होता है कि नागरिकों को स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं उपलब्ध कराना, मतलब जितने भी नागरिक होते हैं उनको जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो उपलब्ध करवाना है और चिकित्सकीय संबंध में किसी भी प्रकार की तकलीफ या शिकायत का निवारण करना है। अगर उन्हें किसी भी प्रकार की समस्याएं आ रही हैं तो उसके लिए निवारण करना है आपको। चिकित्सकीय रूप में ठीक हो सकने वाली बीमारियों के उपचार हेतु उपयुक्त सलाह और उपचार रेफरल सुविधाएं भी प्रदान करनी है। जैसे कि अगर कोई भी बीमारी उनको हुई है तो वो उनका उपचार करना है और उसके लिए सलाह देनी है कि आपको किस तरीके से अपने दैनिक जीवन में परिवर्तन लाना है। साथ ही साथ अगर आपसे लग रहा है कि ये बीमारी यहाँ पे ठीक नहीं हो रही है तो आपको रेफ़र करना है कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल CHC, मतलब जिस तरीके की वो बीमारी हो, जिस लेवल की बीमारी हो, जहाँ लगता है कि यहाँ पे ठीक कराया जा सकता है तो वहाँ पे रेफरल की सुविधाएं भी देनी होती हैं। तो संकल्प क्या होना चाहिए कि बिना किसी भेदभाव के, ये नहीं है कि कोई सुंदर है तो उसको आप ज़्यादा सुविधाएं दे रही हैं और कोई ख़राब है, कोई उच्च जाति का है, कोई नीच जाति का है, तो उसमें आप क्या करें कि भेदभाव की भावनाएं लाएं। तो बिना भेदभाव रहित आपको कार्य करना है। आपको अगर आप एक एनम हैं तो आपको किसी भी तरीके से भेदभाव अपने अंदर नहीं लाना है।
और जितनी भी लोग शिकायत करें, ऐसा नहीं कि शिकायत पेटी के रखने का मतलब यही होता है कि अगर कोई शिकायत तो उसमें दर्ज हुई है तो उसका निवारण करना आपका पहला कर्तव्य होता है, ना कि कोई शिकायत करता जा रहा है तो उसमें किसी भी प्रकार की इम्प्रूवमेंट अगर नहीं आ रहे हैं तो उस शिकायत का कोई भी मतलब नहीं रह जाता है। तो ये हो गया हमारा आज का क्वेश्चन। और मुझे लगता है आपकी भी आज की जो वीडियो है आपकी आज के जो क्वेश्चन है सॉरी, आप लोगों को समझ में आए होंगे। तो इसी तरीके से हम जितने भी मॉडल पेपर हैं उनको सॉल्व करवाने की कोशिश करेंगे। तो आज 3 क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो पाए हैं। जितने भी लॉन्ग टाइप हैं और शॉर्ट टाइप हैं उनको मैं नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कराने की कोशिश करूँगी। और अच्छा लगे आप लोग को तो आप लोग लाइक कर दीजिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और बाकी जितने भी अपडेट्स हैं डेली आप लोग क्लास लीजिए और प्रॉपर नोट्स बनाइए। सितंबर तक आपके एग्ज़ाम है, यकीन मानिए ये जो क्वेश्चन है यहीं से आने वाले हैं, इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। आप अब तक जितना भी पढ़े हैं उनको भी रिवीजन करते रहो। और ये जो मैं बता रही हूँ इस क्वेश्चन को भी ज़रूर नोट करो। नहीं नोट कर पाओ तो इस वीडियो को भी 2-3 बार देख लो और याद करने की कोशिश करो, क्योंकि मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताने की कोशिश करती हूँ जिससे कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएँ एक ही बार में। एक बार में नहीं आती हैं समझ में तो 2-3 बार वीडियो आप लोग देख लेंगे तब भी आप लोग को चीज़ें याद हो जाएंगी। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।